जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सनाउल्लाह खान आपसे मुखातिब है। ख़बरें रोज़ाना की तरह मौजूद हैं। PIA की निजकारी की जो कोशिश है एक मरतबा फिर नाकाम हो गई है। उसकी वजूहात क्या हैं और क्यों तमाम कोई भी पार्टी PIA लेने के लिए तैयार नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। दूसरी खबर यह है कि जो इक्तसादी शोबे में कुछ तो एक फिस्कल ऑपरेशन है 3 माह का, वो आया है। क्या परफॉर्मेंस है हुकूमत की और क्या IMF के जो बेंचमार्क्स हैं, तमाम टारगेट हैं, वो पूरे हो रहे हैं और नहीं हो रहे तो फिर उसके बाद आप किस सिचुएशन से दो चार होंगे। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि आपको पता है कि FBR ने प्रॉपर्टी का जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज़ की है। 80% तक बता रहे थे, जिसको आप DC वैल्यू प्राइस भी कहते हैं। अब कराची की भी, क्योंकि कराची का नहीं हुआ था, कराची की भी बढ़ा दी और बड़ी इंटरेस्टिंग अंदाज में बढ़ाई है। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान एयरलाइन की निजकारी बड़े ज़ोर शोर से बड़े दावे किए जा रहे थे जब से ये हुकूमत बनी थी। 6 माह से इसको काम किया जा रहा था और निगरान सेटअप में भी इस हवाले से बड़ा काम किया गया और निगरान वजीर जो निजकारी थे वो बड़ा दावा करते थे कि जनाब हमने सारा काम मुकम्मल कर दिया और आने वाली हुकूमत को लिए कोई काम नहीं होगा, आराम से निजकारी हो जाएगी। प्रोसेस निगरान ने शुरू किया है। लेकिन आज तक जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये PIA की निजकारी का जो प्रोसेस है पाकिस्तान की हिस्ट्री में शायद तीसरी मरतबा नाकामी का शिकार हुआ है। और ये बहुत बड़ा दचका है मौजूदा हुकूमत के लिए कि जिन्होंने 25 के करीब इदारों की निजकारी करनी थी आइंदा 3 साल के दौरान, तो पहला ही प्रोजेक्ट जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट था, कमर्शियल प्रोजेक्ट था, वो ही नाकाम हो गया है। तो आगे आप कैसे करेंगे? और इसमें PIA में जो ब्लीडिंग है वो अब जारी रहेगी। और इसकी नाकामी की वजूहात क्या है, पहले तो मैं ये बता दूं हुआ क्या है। 6 शॉर्टलिस्टेड बिडर थे, जिसमें एयर ब्लू लिमिटेड है, RF हबीब कॉरपोरेशन लिमिटेड है, फ्लाई जिना है, YG होल्डिंग कंपनी है प्राइवेट, इसके अलावा पाक एथनॉल प्राइवेट है और ब्लू वर्ल्ड सिटी। ये 6 कंपनियां शॉर्ट लिस्ट हुई थी और इन 6 कंपनियों में से 5 कंपनियां बैक कर गई प्रोसेस से, पुल आउट कर लिया उन्होंने अपने इस पूरे प्रोसेस से। और उसकी वजूहात आपको मैं बताता हूँ। उसकी वजूहात क्या थी, वो ये समझते थे कि जो शराइत बताई गई हैं वो काबिल अमल नहीं है। खासकर ये शर्त थी कि जो PIA के 7200 7200 परमानेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको 3 साल तक कोई भी नई पार्टी आएगी तो वो जॉब से फारिग नहीं कर सकेगी। उसको 12 डेढ़ साल भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद इन कंपनियों को इतराज़ था कि ये उनकी विल के ऊपर हो कि वो जिसको रखना है जिसको निकालना है। दूसरी शर्त ये थी कि PIA के हवाले से कि जो इनके लॉसेज हैं वो, क्योंकि लॉसेज बहुत ज़्यादा थे और हुकूमत इनको 6 850 अरब में से तकरीबन 600 अरब हुकूमत एक PIA होल्डिंग कंपनी में उन्होंने पार्क करना था और बाकी जो है वो इन जो कामयाब बिडर था जिसने ये इदारा लेना था उनको लाइबिलिटी 200 250 अरब की बर्दाश्त करनी थी। तीसरा इसमें एक और भी इशू था कि ये भी शर्त थी कि जो भी नई पार्टी आएगी वो PIA में $500 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगी। तो इसको $300 मिलियन भी किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये 5 कंपनियां बैकआउट कर गई और वो प्रोसेस में शामिल नहीं हुई। एक पार्टी बच गई। अब एक पार्टी के लिए जुमेरात के रोज़ ही, आज के रोज़, PC बोर्ड का भी इजलास हुआ और PC कैबिनेट कमेटी और निजकारी का भी इजलास हुआ। रिजर्व प्राइस तय की गई। रिजर्व प्राइस उसको कहते हैं कि जो मिनिमम प्राइस होती है कि इस प्राइस तक अगर कोई आती है पार्टी तो उस कीमत पर दे दी जाएगी, और वो रखी गई 85 अरब 3 करोड़ रुपए। और जब वो सिंगल पार्टी की बिड खोली गई तो वो निकली 10 अरब रुपए। तो मैं उधर मौजूद था जब बिड ये सारी खोली जा रही थी, तो ऐसे लगा कि जैसे वो पठान कालीन नहीं बेचते बाजारों में, तो ये PIA ना हो गई, पठान का कालीन बन गया। तो उसके बाद प्राइवेटाइजेशन कमीशन की तरफ से अनाउंस किया गया कि इसकी रिजर्व प्राइस 85 अरब रुपए डिस्क्लोज की गई। रिजर्व प्राइस उधर ओपन बिडिंग के दौरान मीडिया के सामने, पब्लिक के सामने, और बताया गया 85 अरब 3 करोड़ रुपए इसकी प्राइस है। और जो ब्लू वर्ड जो सिंगर पार्टी थी उसको टाइम दिया गया आधा घंटे का कि वो आधे घंटे में इसको मैच करें, बताएं कि वो क्या चाहते हैं। आधे घंटे बाद जब वो आए
तो उन्होंने 1 रुपया भी 10 अरब से ज़्यादा बढ़ाने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत खुद इसको चलाना चाहती है तो हमारी उनके लिए हुकूमत के लिए नेक ख्वाहिशात हैं। एंड दे वर लेफ्ट द हॉल ऑफ द लोकल होटल। तो इस तरह ये प्रोसेस कंक्लूड हुआ और साफ जाहिर है जिसकी 85 अरब रुपए रिजर्व प्राइस हो, मिनिमम प्राइस हो, तो वो 10 अरब में तो कोई नहीं बेचता। ये तो फिर पठान का कालीन ही हुआ ना। तो ये प्रोसेस जो है एक मरतबा फिर नाकाम हुआ है और माजी में भी मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में एक दफ़ा इसको ट्राई की गई थी और किसी और दौर में भी पीपल्स पार्टी तो इसके जो है निजकारी के हक में ही नहीं है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि PIA के साथ होगा क्या। एक तो देखें इस साल भी जो है ना 6 महीने में 66 अरब का लॉस हो चुका है और अभी जो कुछ ज़राए बताते हैं कि तनख्वाहों की अदायगी के लिए PIA के मुलाजमीन को शदीद मुश्किलात का सामना है और इनका जो अब लाइबिलिटीज़ हैं 850 अरब की वो भी अदा करनी है इन्होंने, क्योंकि वो तो ये प्राइवेटाइजेशन की डील होनी थी तो होल्डिंग कंपनी में डिवाइड होनी थी चीज़ें और जो लॉसेस थे वो लाइबिलिटीज़ थी। PIA के ज़ुम्मे जो कर्जे हैं लाइबिलिटीज़ है वो उधर शिफ्ट होनी थी। लेकिन ये सारा का सारा प्रोसेस और इस प्रोसेस को करने के लिए कंसल्टेंट रखे गए, फाइनेंशियल कंसल्टेंट रखे गए, करोड़ों रुपए खर्च किए गए, बाज़ लोग तो अरबों रुपए बताते हैं। और ये पूरा प्रोसेस अब इसका ज़िम्मेदार कौन है और इसका हल क्या निकलेगा। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हल क्या निकलेगा। अब क्या हल है? अब तो इसका दोबारा प्रोसेस मैं नहीं समझता कि इसको प्राइवेटाइजेशन इस तरीके से, क्योंकि कोई भी तैयार नहीं है पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के लिए। एक्सटर्नल तो छोड़ें, डोमेस्टिक कोई इन्वेस्टर तैयार नहीं है। ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, वो एयरलाइन जिसने दुनिया की कई एयरलाइन खड़ी की आज उसको खरीदने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इस वक्त हमारी जो सिचुएशन है वो किस तरह है और दावे ये किए जाते हैं कि जी हमने इतनी इकनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल कर ली है और हमने इतना एनवायरनमेंट बना लिया है। मेरे ख्याल में अब इसका हल क्या होगा? इसका हल यही होगा कि इसको कोशिश हुकूमत ये करेगी कि किसी तरह से G2G किसी मुल्क के ये हवाले किया जाए, उसमें या टर्किश एयरलाइन हो, चाहे वो एमिरेट्स हो, चाहे वो कतर एयरलाइन हो, चाहे कुवैत की हो या सऊदीया की एयरलाइन। यही मुल्क हैं जो हमारे लिए आके कुछ स्केप कर सकते हैं, या चाइना है। इसके अलावा अब इस बिडिंग से एक बात तो जाहिर हो गई सारे प्रोसेस से कि डोमेस्टिक, क्योंकि ये सारे जो थे एयर ब्लू, RF हबीब और फ्लाई जिना, YAG, एक आध कंपनी, पाक एथनॉल प्राइवेट लिमिटेड, ब्लू वर्ल्ड सिटी, ये मोस्टली कंसोर्शियम भी थे इनके साथ कुछ एक्सटर्नल। लेकिन अब ये नज़र आ गया कि कोई भी इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। तो रास्ता इसका यही होगा। अल्लाह रहम करे हमारे इदारों पर। मैं तो हमेशा से इस बात का कायल रहा हूँ कि हुकूमत को कोई बिजनेस नहीं करना चाहिए, कोई कमर्शियल एंटिटी हुकूमत को अपने पास नहीं रखनी चाहिए। अगर इस मुल्क के अवाम के टैक्स के पैसे को बचाना है, ये इदारों में ब्लीडिंग हो रही है, आपको पता है सालाना 1000 अरब रुपया आपकी जो पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं उनको जाता है और हुकूमत ने डिसीजन कर लिया है तो किसी भी कीमत पर इन इदारों की निजकारी होनी चाहिए। प्राइवेट सेक्टर को चलाना चाहिए इन इदारों को, ताकि इस मुल्क के जो अवाम के टैक्स की रकम है वो उस अवाम पर ही खर्च हो सके, ना कि इन इदारों के अल्ले तल्ले और इनको जो पीछे ब्यूरोक्रेट्स चला रहे हैं या आपकी सियासी एलीट चला रही है उनके अल्ले तल्लों में ये पैसे खर्च हों। तो इन इदारों की निजकारी होनी चाहिए। नाकाम हो गया फिर ट्राई करनी चाहिए, कोई और रास्ता इख्तियार करें, वो ज़रूरी है, वरना ये इदारे ठीक नहीं हो सकते इस सूरत हाल के दौरान। इसके साथ अब बड़े इंटरेस्टिंग है कि FBR ने प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है जिसको हम DC रेट कहते हैं उसमें 80% तक इजाफा किया है और कल तक जो नोटिफिकेशन किए थे उसमें कराची शहर शामिल नहीं था। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, आज कराची का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और कल से कराची के भी नए वैल्यू जो प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन होगी, जो नए रेट होंगे वो लागू होंगे 1 नवंबर से। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले कराची को जो है 12 कैटेगरी या 12 जोन में डिवाइड किया गया था, अब जोनिंग ख़त्म कर दी गई है, सिंगल कर दिया गया है जी। तमाम के इलाकों के रेट अलग अलग कर दिए गए हैं और कैटेगरी की जो थी A, B, C वो ख़त्म कर दी गई है। और जो कराची का इजाफा किया गया है ये आप इसको कैलकुलेट ही नहीं कर सकते और ये मैक्सिमम 300 से 400% तक इजाफा किया गया है। इससे अंदाज़ा कर लें कि कराची की प्रॉपर्टी के साथ क्या होगा।
अब फर्ज करो जो पहले था वो मुरब्बा गज में रेट था और वो था 80,000 रुपये मुरब्बा गज, अब उसको फुट में कर दिया गया है। मुरब्बा फुट उसको कह सकते हैं आप, फुट में आया है तो मुरब्बा फुट में ये 60,000 रुपये कर दिया गया। तो अब अगर उसको निकाल लें फिर मुरब्बा गज में और मुरब्बा फुट में कितना फ़र्क होता है, तो ये अब जो है रेट कराची का जो वैल्यूएशन है प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन वो 300% से ज़ायद तक का इजाफा है इसमें। तो आप लगा लें उसी पर टैक्सेशन होगी, प्रॉपर्टी के रेट और वहाँ पर जो सेल परचेज है कराची में उसकी क्या सिचुएशन होगी, इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं। दूसरा ये तो कराची के वैल्यूएशन के रेट थे कि इकनॉमिक सूरत हाल के हवाले से फिस्कल ऑपरेशन वजारत ख़जाना ने 3 माह का जारी किया है, हालांकि आज 4 माह मुकम्मल हो चुके हैं। FBR का जो शॉर्टफॉल है रेवेन्यू का वो जारी है। जो वजारत ख़जाना का ये कहना है कि जो 3 माह थे इस माह के उसमें तकरीबन 90-95 अरब रुपए का FBR के रेवेन्यू में शॉर्टफॉल आया, लेकिन और इस माह का भी तकरीबन इतना होगा तो ये 200 अरब से क्रॉस कर जाएगा, जबकि दिसंबर को मिला के ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि 350-400 अरब रुपए तक रेवेन्यू का शॉर्टफॉल पहुंच सकता है और इससे जो IMF के टारगेट हैं वो जो है मिस होने की उम्मीद है और आपको नई नेगोशिएशन करने के बाद नए टारगेट तय करने पड़ेंगे। इसमें इन्फ्लेशन का टारगेट है, इक्तिसादी तरक्की का टारगेट है, LSM का है लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का, वो टारगेट भी पूरा नहीं हुआ। वो जो IMF के साथ इन्होंने टारगेट तय किए वो पूरे नहीं हुए। इसके साथ जो फर्स्ट क्वार्टर में जो सबसे बड़ा जो आपको हिट पहुंचेगी IMF प्रोग्राम की वो है सरप्लस बजट जो सूबों ने देना था, और सूबों ने IMF के एग्रीमेंट पे साइन किए चारों सूबों ने, और चारों सूबों ने टारगेट दिए थे कि वो फर्स्ट क्वार्टर में इतना सरप्लस बजट देंगे। इंटरेस्टिंग बात है बड़ी, फेडरल गवर्नमेंट की हुकूमत नून लीग की वफाक में भी है, पंजाब में भी है, 3 सूबों ने सरप्लस दिया 3 महीने में, 3 सूबों ने सरप्लस बजट दिया है 3 माह में। बलोचिस्तान ने भी दिया है 85 अरब रुपए का। KP ने PTI की जहां हुकूमत है 103 अरब रुपए का 3 माह में सरप्लस दिया है कैश, इसको सरप्लस कह सकते हैं आप, कैश सरप्लस ही होता है। सिंध ने 131 अरब रुपए का कैश सरप्लस दिया। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जहां पे नून लीग की हुकूमत है, पंजाब हुकूमत जो सबसे बड़ा सूबा है जिसको सबसे ज्यादा वफाक की तरफ से डिवाइजेबल पूल के FBR जो टैक्स जमा करता है वो जाते हैं, उन्होंने जनाब अपनी आमदन से ज्यादा जो वफाक से आए जो उनके अपने टैक्सेशन उससे भी ज्यादा खर्चे कर दिए। 3 माह के दौरान 160 अरब रुपए का जो है खसारा किया है सरप्लस देने की बजाय। हालांकि IMF को लिख के दिया है पंजाब, बलोचिस्तान, KP और सिंध की हुकूमतों ने कि वो सरप्लस बजट देंगे, लेकिन उन्होंने सरप्लस दिया है 3 सूबों ने। पंजाब ने दिया नहीं दिया 160 अरब बल्कि ज़्यादा खर्च कर लिया। बल्कि मैं बता दूं पंजाब की जो 3 महीने के दौरान आमदन रही है जून से लेकर अगस्त, जून जुलाई अगस्त 3 माह के दौरान वो 866 अरब रुपए रही है। उसमें वफाक से 700 तकरीबन 60 अरब रुपए मिले हैं जो डिवाइजेबल पूल से, और सूबों ने जो अपने सूबे ने टैक्स जमा किए हैं वो 84 अरब रुपए किए हैं, तो ये टोटल बनता है 866 अरब रुपए। इंटरेस्टिंग बात है कि पंजाब ने दबा के खर्च किए हैं 3 महीने में और 1026 अरब रुपए खर्च डाले, और IMF से जो एक कमिटमेंट की थी उन्होंने कि वो सरप्लस बजट देंगे, वो बल्कि उन्होंने खसारे का बजट दिया है 160 अरब का। अब इसको IMF के साथ आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, वफाकी हुकूमत को, वजारत ख़जाना को, और इस पर वेवर लेना पड़ेगी। इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। ये शराइत हैं और ये आपको पूरी करनी पड़ेगी। क्यों पंजाब हुकूमत ने ये किया, ये पंजाब हुकूमत ही बता सकती है या फेडरल गवर्नमेंट बता सकती है, या ये कमिटमेंट हो कि आने वाली जो क्वार्टर होगा या उसके बाद होगा जो उनको पूरे साल का टारगेट दिया वो पूरा करेंगे या कोई वेवर ली जाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और अपनी राय का भी इजहार करते रहें। बहुत शुक्रिया।